हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए, मगर जब सूखने लगे तो जलाने के काम आए। तलवार की नियाम कभी फेंकना नहीं, मुमकिन है ये दुश्मन को डराने के काम आए। और शेर आखिर सुने कि कच्चा समझ के बेच न देना मकान को, शायद कभी ये सर को छुपाने के काम आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तमाम मेरे स्टूडेंट जितने भी मुझसे पढ़ रहे हैं उन्हें मेरी जानिब से जुमा मुबारक। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं लेक्चर नंबर 2, चैप्टर नंबर 8। 8वें चैप्टर का दूसरा लेक्चर आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और आज हम बहुत आसान और मज़ेदार चीज़ें डिस्कस करेंगे। आज हम वो चीज़ें डिस्कस करेंगे जिन्हें हमने 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है और फिर कुछ नई बातें भी आपसे शेयर की जाएंगी। आइए देखते हैं कि हमारे लेसन का नाम क्या है। हमारे आज के लेसन का नाम है, हमारे आज के लेक्चर का नाम है डायनेमिक इक्विलिब्रियम बिटवीन टू फिजिकल स्टेट्स। दो फिजिकल स्टेट के दरमियान डायनेमिक इक्विलिब्रियम कैसे होता है, इसको आज हमने स्टडी करना है। तो चैप्टर नंबर 8 लेक्चर नंबर 2 के साथ हाजिर हैं। एक लफ्ज है इक्विलिब्रियम, मैं आपके सामने लिखता हूं। एक लफ्ज है इक्विलिब्रियम, ठीक है सर जी। जब हम ये इक्विलिब्रियम का लफ्ज लिखते हैं ना मेरी जान, तो इसके दो मतलब हैं। इसके दो मतलब, इसकी दो किस्में होती हैं। इक्विलिब्रियम की दो टाइप्स होती हैं। पहली टाइप होती है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ये वही है जो हमने 10th क्लास में पढ़ी थी। और दूसरी टाइप होती है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ओके जी, बात सुन लें। स्टैटिक का लफ्जी मतलब होता है रुका हुआ। कोई भी चीज रुकी हुई है तो हम कहेंगे वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। मतलब ये मेरे ऊपर पंखा लगा हुआ है, मैंने इसको बंद किया हुआ है, सारी गर्मियों में मैंने पंखा बंद करके लेक्चर रिकॉर्ड किया है। क्यों? शोर करता है, जुम, अजीब सी आवाज आती है, तो मैं इस कुर्बानी, खैर मुझे गर्मी में कुछ नहीं होता क्योंकि मुझे पता है मैंने काम करना है प्यारे बेटे। तो देखें, ये पंखा है ऐसे ठहरा हुआ है, चल नहीं रहा, तो दैट इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, रुका हुआ है। ये टेबल है, पड़ी हुई है, दैट इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। कैमरे पे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, वो भी किस में है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। ओके हो गया। एक बस है रोड पे ठहरी हुई है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। ये बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है हमारे स्कूल की, ये स्टैंडिंग पोजीशन में है, खड़ी हुई है, यूं हिलती भी नहीं है, दैट इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक हो गया। तो ये जो फिजिकल फिनोमिनन होते हैं, यानी जिनमें कोई केमिकल रिएक्शन की बात नहीं हो रही, ये जैसे पंखा ठहरा हुआ है, किताब पड़ी हुई है, तो दीज आर फिजिकल फिनोमिनन। स्टैटिक इक्विलिब्रियम बेसिकली इन्हीं फिजिकल फिनोमिनन में होती है, यानी जो फिजिकल चीजों में इक्विलिब्रियम है, बराबरी है, वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो यही मैंने आपके सामने लिखा भी है। क्या लिखा है? व्हेन ऑल द रिएक्शन सीज्ड, रुक जाए, टू प्रोसीड, इट इज कॉल्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम। जब तमाम रिएक्शन सीज कर जाएं, रुक जाएं, उसे स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। मतलब कैसे? ये बिल्डिंग बनी थी तो इसमें ईंटें, गारा, मिट्टी, सीमेंट, रेत लगाई गई थी, तो शुरू शुरू में रिएक्शन हो रहे थे। ईंट के साथ जो सीमेंट लग रही है, उस सीमेंट का रिएक्शन हो रहा था, वो पक रही थी, वो सूख गई, रिएक्शन रुक गए। अब सारे रिएक्शन इस बिल्डिंग में जो हो रहे थे पहले पहले, वो रुक गए हैं। अब ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में आ गई है, सीज कर गए हैं ऑल द रिएक्शन। इट अकर्स, ये होता है मोस्टली, ज्यादातर, इन फिजिकल फिनोमिना। फिजिकल फिनोमिना मैंने बताया आपको। फॉर एग्जांपल, अ बिल्डिंग स्टैंडिंग, एक बिल्डिंग है वो स्टैंडिंग है, खड़ी हुई है, वो नेवर फॉल, वो गिरती नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं गिरती? क्योंकि उसके ऊपर असरअंदाज होने वाली इर्द गिर्द की तमाम फोर्सेस जो हैं वो बराबर हैं, इसलिए वो ठहरी हुई है। हम ज्यादा वक्त जाया नहीं करते क्योंकि स्टैटिक इक्विलिब्रियम हमारे इस बुक में, इस चैप्टर में है ही नहीं, मगर मैंने आपको समझाना जरूरी समझा है ताकि आपको पता भी हो। ओके, नेक्स्ट है जी डायनेमिक इक्विलिब्रियम। आपको पता है डायनेमिक का लफ्जी मतलब क्या होता है? हरकत। डायनेमिक का मतलब होता है हरकत। इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। और मजे की बात, ये जो मैं लफ्ज लिखता हूं ना, केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, तो ये यही डायनामिक इक्विलिब्रियम ही होता है। यानी केमिकल इक्विलिब्रियम स्टैटिक इक्विलिब्रियम नहीं होता, बल्कि केमिकल इक्विलिब्रियम जो हमारे चैप्टर का नाम है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम ही होता है। तो कल मैंने बड़ी प्यारी डेफिनेशन इस जगह पे आपको समझाई थी।
डायनेमिक इक्विलिब्रियम की। मैंने कहा था कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम एक ऐसा इक्विलिब्रियम होता है जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के बराबर होता है और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशंस हैं, मिकदारें हैं, वो कांस्टेंट हो जाती हैं जब डायनेमिक इक्विलिब्रियम आ जाता है। मैंने ये नहीं कहा था कि रिएक्टेंट अगर 5 ग्राम है तो प्रोडक्ट भी 5 ग्राम होगा तो उसको हम इक्विलिब्रियम कहेंगे। मैंने ये नहीं कहा था कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मिकदारें इक्वल होंगी ना, मैंने कहा था रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशंस हैं वो कांस्टेंट हो जाएंगी। मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अगर 2 ग्राम पे आके रुक गई, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 8 ग्राम पे आके रुक गई तो वो रुकी रहेगी, मगर दोनों रिएक्शन आगे पीछे वाले चलते रहेंगे, ये मैंने कहा था और यही मैंने दोबारा लिखा है। ठीक है, मैंने क्या लिखा है? मैंने लिखा है कि a state of reversible reaction, मैंने कल वाली डेफिनेशन दोबारा लिखी है, at which जिस पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर। ये रिएक्शन मिक्सचर क्या होता है? रिएक्शन मिक्सचर होता है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। किसी भी रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों को कहते हैं रिएक्शन मिक्सचर। उनकी जो कंसंट्रेशन है, कल मैंने कंपोजिशन लिखा था मगर मैंने बोला भी था कि कंसंट्रेशन ज्यादा खूबसूरत लफ्ज है, तो आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डज नॉट चेंज नहीं होती। इधर एक लफ्ज लिख लें, रिमेन कांस्टेंट। क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। ओके, एंड और दूसरा पोर्शन इस डेफिनेशन का, द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम इक्वल। फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का जो रेट है वो इक्वल हो जाता है, बट अपोजिट इन डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन में, एक आगे को एक पीछे को, इज कॉल्ड एज डायनेमिक इक्विलिब्रियम या केमिकल इक्विलिब्रियम। दोनों नाम आप इसको दे सकते हैं। जी जनाब अजीज, तो ये बहुत प्यारी डेफिनेशन है, मैं कल ये समझा चुका हूं। आप मेरा कल वाले लेक्चर देखेंगे अगर आपको ये डेफिनेशन समझ नहीं आई। ठीक है, तो इसमें एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास, नाइट्रोजन है, N2 गैस है और रिएक्ट कर रही है हाइड्रोजन के साथ, H2 गैस है। ये दोनों आपस में मिलके बना देते हैं NH3 जो कि अमोनिया गैस है। ये सारी गैसेस हैं, जी हाँ जनाब जी। और इसको बैलेंस करते हैं, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हैं, 2 की जगह 3 से ज़रब दो, 3 की जगह 2 से ज़रब दो। नाउ दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन और इसे आप लोग डबल एरो से जाहिर करवाते हैं। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें ये रिएक्टेंट हैं, ये प्रोडक्ट हैं। तो शुरू में तो रिएक्टेंट होंगे, प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं होंगे। फिर रिएक्टेंट आपस में मिल के प्रोडक्ट बनाएंगे। फिर काफ़ी देर के बाद जब प्रोडक्ट बहुत सारे बन जाएंगे तो वो प्रोडक्ट आपस में मिल के रिएक्टेंट बनाएंगे। एक वक्त ऐसा आएगा रिएक्टेंट के आगे जाने की रफ्तार और प्रोडक्ट के पीछे आने की रफ्तार बराबर हो जाएगी, यानी 1 सेकंड में जितने रिएक्टेंट की मिकदार प्रोडक्ट में तब्दील होती है, उसी 1 सेकंड में उतनी ही प्रोडक्ट की मिकदार रिएक्टेंट में तब्दील होती है। इसे हम कहते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम इक्वल टू ईच अदर। और यहाँ पर जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एक दफ़ा आ गई वो आकर रुक गई, और फिर यहाँ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो एक दफ़ा आ गई वो रुक गई, तो ये कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी मगर रफ्तार चल रही होगी। वो मैंने कल आपको मिसाल दी थी, अगर कहते हो तो दोबारा दे देता हूँ। ए इज कन्वर्टेड इनटू बी, ठीक है। ये है फर्ज करो 2 ग्राम पे रुक गया, ये 8 ग्राम पे रुक गया, कहते हैं कि इक्विलिब्रियम आ चुका है। ये 2 ग्राम पे आके रुक गया, ये 8 ग्राम पे आके रुक गया। अब 1 सेकंड में इसका 1 ग्राम ए 1 सेकंड में प्रोडक्ट में तब्दील हो रहा है बी में, और उसी 1 सेकंड में बी का 1 ग्राम पीछे आ रहा है रिएक्टेंट में। अब समझना, 1 सेकंड में जब यहां से 1 ग्राम निकला तो इधर 1 ग्राम बच गया, हाँ, और उसी 1 सेकंड में यहां से 1 ग्राम पीछे के लिए रवाना हुआ तो यहां 7 ग्राम बच गया। अब 1 ग्राम रास्ते में है, जैसे ये वाला ग्राम इधर पहुंचेगा ये 7 से दोबारा 8 ग्राम हो जाएगा, और सेम उसी वक्त इधर का 1 ग्राम इधर पहुंचेगा तो ये 2 ग्राम हो जाएगा। तो ये फास्ट रिएक्शन इस तरीके से हो रहे होते हैं कि हमें ये हर वक्त 2 ग्राम नजर आता है, ये हर वक्त 8 ग्राम नजर आता है। ये हो गई कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, चेंज नहीं हो रही। इसको बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। रिएक्शन जो चल रहे हैं इसलिए डायनेमिक कह रहे हैं, हरकत में है। ओके, टॉपिक आज का क्या है भाई? आज का टॉपिक तो ये तो मैंने आपका कंसेप्ट बिल्डअप किया है। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक ये है कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम बिटवीन 2 फिजिकल स्टेट। ये जो मैंने आपके सामने ऊपर ये वाला रिएक्शन लिखा है ना, ये तो केमिकल रिएक्शन है, ये तो केमिकल चेंज है।
ये तो इसमें हमने डायनामिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन को स्टडी किया है। वो कहता है ये बताओ कि जब दो फिजिकल चेंज आते हैं क्या उनमें भी डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है? आंसर है हाँ। हमारी बुक में दो एग्जांपल्स पेश की गई हैं जिसमें टू फिजिकल स्टेट्स जो है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में है, जिसमें सबसे पहली है डायनामिक इक्विलिब्रियम बिटवीन वाटर एंड आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब मेरी बात तसल्ली से आपने सुननी है। वो मेरी बात ये है कि हमारे पास है वाटर, ठीक है, मैं इधर लिखता हूँ कौन से मार्कर से लिखूं? रेड से, ठीक है। ये मेरे पास वाटर है, ठीक है, वाटर है, रूम टेम्परेचर पर पड़ा हुआ है। आप इसको 0 डिग्री पर ले गए, किधर ले गए? 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आप पानी को ले गए हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि पानी 0 डिग्री के ऊपर क्या होता है? फ्रीज होना शुरू करता है, क्योंकि पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। तो पानी किस में तब्दील होना शुरू हो जाएगा? आइस में तब्दील होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, फिर थोड़ी देर के बाद ये आइस दोबारा पीछे पानी में चेंज होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। वाटर इज कन्वर्टेड इनटू आइस एंड आइस इज कन्वर्टेड इनटू वाटर। हैं, ऐसा कैसे होता है भाई? याद रखें दो बातें कि जो वाटर होता है ना, H2O, पानी जो होता है, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस, और इसका जो आइस जो है आइस उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज आल्सो 0 डिग्री सेल्सियस। यानी मैंने 2 0 लिख दिए, एक लिखता हूं 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी 0 डिग्री सेल्सियस है, और बर्फ का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी 0 डिग्री सेल्सियस है। अब देखना, मेरी बात सुनना, आपने कटोरा लिया पानी का, उसको आपने फ्रिज में रख दिया, ठीक है। अब फ्रिज का जो टेम्परेचर होता है ना वो 0 डिग्री नहीं होता, 0 से बहुत पीछे होता है, -15, -16, -20, ठीक है। शुरू में ना, स्टार्ट में, अब आपने पानी को रखा फ्रिज में, पानी का टेम्परेचर था 25 डिग्री, क्योंकि आपने टूटी से भर के उसे रखा था, ठीक है। तो क्या हुआ? आहिस्ता आहिस्ता पानी का टेम्परेचर घटना शुरू हो गया। तो क्या हुआ? पानी का टेम्परेचर जब कम होना शुरू हुआ, तो पानी का टेम्परेचर जब 0 पे पहुंचता है तो पानी किस में तब्दील होना शुरू हो जाता है? बर्फ में तब्दील होना शुरू हो जाता है। अब आप कुछ ऐसा करें कि फ्रिज का टेम्परेचर 0 पे मेंटेन कर दें, 0 डिग्री पे, तो पानी बर्फ में तो तब्दील होना शुरू होगा, फिर वही बर्फ पानी में तब्दील होना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बर्फ का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी 0 डिग्री सेल्सियस है। अब क्या होगा? अब यूं होगा कि 0 डिग्री पर ही अगर वो लिक्विड पड़ा हुआ है तो उसमें पानी आइस में चेंज हो रहा है, और आइस जो है वो किस में चेंज हो रही है? पानी में चेंज हो रही है। और एक वक्त ऐसा आएगा कि वाटर का कन्वर्जन आइस में और आइस का बैक कन्वर्जन वाटर में, दोनों की रफ्तार बराबर हो जाएगी। यानी जिस रफ्तार से पानी बर्फ में तब्दील हो रहा है उसी रफ्तार से बर्फ पानी में तब्दील हो रही होगी। हम कहेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम आ गया है। जब तक टेम्परेचर 0 डिग्री रहेगा, अगर आप 0 से नीचे करोगे टेम्परेचर -1, -2, -3, तो वो जो लिक्विड यानी वाटर से आइस बनने का प्रोसेस है वो उसकी रफ्तार ज्यादा हो जाएगी और इक्विलिब्रियम बर्बाद हो जाएगा। और जब इक्विलिब्रियम बर्बाद हो जाएगा तो फिर पानी जो है वो बर्फ ही बनता चला जाएगा, वो वापस पीछे पानी, आइस जो है वो पानी में नहीं आएगी, ठीक है। तो वो ये कहना चाह रहा है कि अगर आप पानी को 0 डिग्री पर मेंटेन कर दें तो वाटर जो है वो आइस में तब्दील होता है और आइस जो है वो वाटर में तब्दील होती है। अब ये फिजिकल चेंज है कि पानी लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो रहा है और सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है। तो दो फिजिकल स्टेट के दरमियान क्या आ चुका है? केमिकल इक्विलिब्रियम, या अच्छी बात है हम इसे कहें डायनामिक इक्विलिब्रियम। ओके हो गया जी? ओके हो गया। अब आपकी जो टेक्स्ट बुक है ना, इसके अंदर इन्होंने जो लिखा हुआ है पहले 3-2.5 लाइनों में तो इन्होंने डायनामिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन लिखी हुई है, वो तो मैंने आपको लिखवा दी है, वो वही वाली आप तैयार करेंगे। फिर आखिरी 2 लाइनों में इन्होंने यही आइस और वाटर वाली बात लिखी हुई है। अब जरा आगे चलें, पेज 167 पे क्विक चेक 8.2 का दूसरा क्वेश्चन, बी वाला, वो कहता है डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं, दैट डायनामिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट बिटवीन आइस एंड वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस? इफ यस, अगर हाँ तो इसे एक्सप्लेन करें। इसका आंसर मैंने ये लिख दिया है आपके सामने, और आप क्या करेंगे कि डायनामिक इक्विलिब्रियम बिटवीन टू फिजिकल स्टेट का टॉपिक जब शुरू करेंगे तो ये टेक्स्ट बुक वाला पैराग्राफ आप याद ना करना, आप डायरेक्ट यही लिख देना, ठीक है। पहले डायनामिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन लिखना, अगर ये लॉन्ग में आए, वैसे आएगा नहीं, फिर आप ये लिखना, ये अलग से शॉर्ट में आएगा क्वेश्चन। मैंने क्या किया है, मैंने उस क्वेश्चन का आंसर लिख दिया है क्विक चेक का, और मैंने क्या किया है,
मैंने इधर की जो बात लिखी हुई है उसको भी यहां समराइज कर दिया है। किधर की बात, ये देखो 8.4 टॉपिक में ये जो सारी बात लिखी हुई है इसमें एक डायनामिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन है, दूसरा यही आइस और वाटर वाली बात है, तो इसी को मैंने यहां इकट्ठा लिख दिया। अब आप कहते हैं तो मैं रीड करवा देता हूं। जी करवा दें सर जी। डायनामिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट बिटवीन, देखो मैंने 2 दफा लिख दिया एग्जिस्ट बिटवीन, इसको काट दो दोस्तों। डायनामिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट बिटवीन आइस एंड वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। एक और बात भी है, प्रेशर भी आपने कांस्टेंट रखना है। एट दिस टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पर द रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस इक्वल्स टू द रेट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ वाटर। पानी की का फ्रीजिंग और आइस का जो मेल्टिंग है उन दोनों का जो रेट है वो बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। लिहाजा बोथ फेजेस को एग्जिस्ट, दोनों फेजेस इकट्ठे एग्जिस्ट करेंगी। आप जब पहले पहले कटोरा रखते हो ना पानी का फ्रिज में, तो थोड़ी सी बर्फ बनती है और पानी भी पड़ा होता है। ऐसा नहीं होता कि एक ही दम सारी बर्फ बन जाए, पहले थोड़ी सी बर्फ बनती है फिर पानी भी होता है, यानी थोड़ा सा पानी, कुछ पानी के मॉलिक्यूल बर्फ में तब्दील होते हैं। तो कटोरे में पहले पहले ऐसे ही होता है। अच्छा जी, आगे देखें। although the molecules are continuously converting into each other, बर्फ के मॉलिक्यूल पानी में और पानी के मॉलिक्यूल बर्फ में चेंज हो रहे हैं, the overall amount of water and ice remain constant। ओवरऑल जितनी आइस बनी थी वो बन गई, ओवरऑल जितना पानी है वो है, मगर दोनों काम हो रहे हैं इक्वल रेट से। जब दोनों काम इक्वल रेट से होते हैं तो मिकदारें कांस्टेंट हो जाती हैं, आइस की भी और वाटर की। इतना मुश्किल नहीं था, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट दूसरी बात है वो है रिलेशनशिप बिटवीन डायनामिक इक्विलिब्रियम एंड वेपर प्रेशर। आइए इसको स्टडी करते हैं। प्यारे बेटे, हमारे पास एक बीकर है, ठीक है। इस बीकर में कोई लिक्विड है, कोई भी लिक्विड है, ठीक हो गया। ये लिक्विड है, इसके वेपर्स यहाँ पे बन रहे हैं, वेपर्स बन रहे हैं, ठीक है, ओके बन रहे हैं। आप इसको क्लोज कर दें, ओके सर जी क्लोज कर दिया। अब ये जो वेपर्स बने हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं कि लिक्विड इज कन्वर्टिंग इनटू वेपर्स। इस प्रोसेस को पता क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इवेपोरेशन। क्या कहते हैं? इवेपोरेशन, ठीक है। और आपको पता है सरफेस वाले मॉलिक्यूल जो होते हैं उनके चांसेस होते हैं कि वो जल्दी जल्दी वेपर्स में तब्दील हो जाएं। क्यों? क्योंकि आपको पता है सरफेस वाले मॉलिक्यूल की एनर्जी जो है वो बाकी मॉलिक्यूल की एनर्जी से ज्यादा होती है, इसलिए वो सरफेस को छोड़कर फौरन जो है वो वेपर फेज में तब्दील हो जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। अच्छा, इवेपोरेशन हो रही है, बहुत सारे वेपर जब यहाँ पे बन जाएंगे तो वो एक दूसरे से जब बहुत सारे वेपर्स यहाँ पे बन जाएंगे तो वो एक दूसरे से टकराना शुरू कर देंगे। न सिर्फ एक दूसरे से टकराएंगे बल्कि इस बर्तन की दीवारों से भी टकराएंगे, और टकरा के जब उन्हें रास्ता नहीं मिलेगा बाहर निकलने का तो वो वापस आकर जो है इस लिक्विड की सरफेस पर भी टकराएंगे। जब वापस लिक्विड की सरफेस पर टकराएंगे तो लिक्विड उन्हें कैप्चर कर लेगा, अपने पास रख लेगा। तो ये गैस यानी वेपर जो है दोबारा किस में तब्दील हो जाएंगे? ये दोबारा तब्दील हो जाएंगे लिक्विड में। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन, यानी वो प्रोसेस जिसमें वेपर दोबारा पीछे आ जाएं और लिक्विड में तब्दील हो जाएं, उसे कहते हैं कंडेंसेशन। मैंने ये पिछले चैप्टर्स में बड़ी डिटेल से पढ़ाया हुआ है आपको। तो ओके, एक वक्त ऐसा आएगा जब रेट ऑफ इवेपोरेशन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो उस वक्त हम इसे क्या कहेंगे? उस वक्त हम कहेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम। यानी जिस रफ्तार से लिक्विड वेपर में चेंज हो रहे हैं उसी रफ्तार से वेपर लिक्विड में तब्दील हो रहे हैं। यानी अगर एक सेकंड में 100 मॉलिक्यूल लिक्विड से वेपर में जाते हैं तो उसी एक सेकंड में 100 मॉलिक्यूल वेपर से लिक्विड में आ रहे हैं। दिस स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम विल नोन एज डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक हो गया। तो ये भी फिजिकल चेंज ही है कि लिक्विड का वेपर में चेंज होना। देखो ना, यहाँ पे हमने लिक्विड का सॉलिड में चेंज होना और सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना देखा था, जो कि एक फिजिकल चेंज था, और इसमें भी डायनामिक इक्विलिब्रियम था। और इधर हमने लिक्विड का गैस यानी वेपर में चेंज होना, फिर वेपर का लिक्विड में चेंज होना, इधर भी ये एक फिजिकल चेंज ही है। तो इसमें भी डायनामिक इक्विलिब्रियम आ रहा है। ओके हो गया।
जी जी ओके हो गया। और अब देखो ना भाई, यहाँ पर जो जब डायनामिक इक्विलिब्रियम आ जाता है ना, तो यहाँ पर जो वेपर्स होते हैं उनका जो प्रेशर होता है उसको हम वेपर प्रेशर कहते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है। ओके, अब आगे चलते हैं। नाउ वो लिखता है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है? दोस्तों हमने पढ़ा हुआ है टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऐसा नहीं, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, टू वेपर प्रेशर। ठीक है, जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे वेपर प्रेशर उतना ज्यादा बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा मैं बताता हूं। जब आप इसको हीट करोगे ना तो बहुत सारे मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होगा। जब मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होगा ना तो वो जल्दी जल्दी हरकत करते हुए अपने बांड तोड़ते हुए सरफेस पे पहुंचेंगे और सरफेस पे पहुंच के वेपर में तब्दील हो जाएंगे, तो बहुत ज्यादा वेपर्स बनेंगे। जब वेपर्स बहुत ज्यादा बनेंगे ना तो इवेपोरेशन की रफ्तार तेज हो जाएगी। अच्छा, यही काम नहीं होगा सिर्फ, अब जब बहुत ज्यादा वेपर्स बन गए हैं तो कंडेंसेशन की रफ्तार भी ज्यादा हो जाएगी। तो टेम्परेचर को बढ़ाने से रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ेगा और रेट ऑफ कंडेंसेशन भी बढ़ेगा। देखो मेरी बात सुनो, पहले पहले तो इक्विलिब्रियम पर था ये, आपने जब टेम्परेचर बढ़ाया तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। फिर थोड़ी देर के बाद जब रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ गया तो रेट ऑफ कंडेंसेशन भी बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि वेपर्स जो ज्यादा बन रहे हैं तो फिर कंडेंसेशन भी तो ज्यादा होगी। फिर थोड़ी देर के बाद दोनों की रफ्तार दोबारा से बराबर हो गई, यानी दोबारा से रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन बराबर हो गया। मगर अब जो इक्विलिब्रियम आया है वो पहले वाले इक्विलिब्रियम से चेंज होगा, यानी अब जो कंसंट्रेशंस होंगी वेपर्स की और लिक्विड्स की वो पहले वाली कंसंट्रेशन से चेंज होगी। अब वेपर्स की तादाद लिक्विड के मुकाबले में ज्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाया है तो ज्यादा वेपर्स बने। ओके, जी हाँ जी। अब जो यहां पर वेपर प्रेशर होगा ना वो पहले वाले वेपर प्रेशर से ज्यादा होगा, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर है। जी हाँ, ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी। आइए आगे चलते हैं। अब ना हम ऐसा करते हैं, एक क्विक चेक जो है उसको स्टडी कर लेते हैं। हमारी टेक्स्ट बुक में क्विक चेक है, पेज नंबर 167 पे 8.2 का पहला पार्ट कहता है द डायनामिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट बिटवीन वाटर एंड इट्स वेपर प्रेशर एट 100 डिग्री सेल्सियस। यही इसी बात से ये समझा रहा है। वो कहता है कि अगर जो है, मैं लिख लेता हूं 8.2 का ए वाला क्वेश्चन और उसका ये आंसर मैंने लिखा हुआ है। वो कहता है आप पानी ले लें, उसको क्लोज कंटेनर में बंद कर दें और 100 डिग्री पर उसे हीट करें। तो 100 डिग्री पर क्या होगा, क्या उसमें डायनेमिक इक्विलिब्रियम पैदा होगा? जी बिल्कुल होगा। कैसे होगा मैंने लिखा हुआ है, आपको समझ आ जाएगा। वो कहता है इन क्लोज्ड कंटेनर a dynamic equilibrium exists between water and its vapor pressure at 100 degrees Celsius. At this state, the rate of vaporization liquid to vapor is equal to the rate of condensation, यानी vapor to liquid. As a result, there is not net change in the amount of either phase. ना तो वेपर्स की फेज में कोई चेंज आ रहा होगा, ना लिक्विड की फेज में कोई चेंज आ रहा होगा, उनकी कंसंट्रेशंस कांस्टेंट हो जाएंगी। तो ये आंसर है जो कि इसी टॉपिक से मैंने सोच समझ के लिखा है आपके सामने। ठीक है, तो ये क्विक चेक का आंसर भी हो गया। अब क्विक चेक 8.2 जो है वो मुकम्मल हो गया। अच्छा, एक मजे की बात, जो क्विक चेक 8.1 था उसका पहला सवाल का जवाब भी मैंने बता दिया था, दूसरे का भी मैंने आपको कल बता दिया था, तीसरे का मैंने आपको नहीं बताया था। तीसरे का वही ग्राफ जो इस जगह पे मैंने बनाया था ना, वो ग्राफ वही आपने प्लॉट करना है। और दूसरा आपने वो वाला ग्राफ प्लॉट करना है, वो जो रेट कांस्टेंट वाला ग्राफ होता है। इस तरह से आप बनाएंगे, इधर कंसंट्रेशन लेंगे, इधर जो है ना आप क्या ले लेंगे, टाइम ले लेंगे। ठीक है, और क्या होगा, इस तरह से फॉलिंग कर्व आप बना देंगे। अगर आप रिएक्टेंट के लिए बना रहे हैं कि वक्त के साथ साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है तो फॉलिंग कर्व बनाएंगे। अगर आप प्रोडक्ट के लिए बनाएंगे कि वक्त के साथ साथ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो फिर आप ये ऐसे बना देंगे। बस ये, क्योंकि उसने सवाल किया है प्लॉट ऑफ ग्राफ बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये ग्राफ हमें बताता है रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। तो ये कल के टॉपिक से था, मैंने आइडिया दे दिया है।
आज के टॉपिक को खराब नहीं करते, चलिए आगे चलते हैं। अब बहुत आसान चीजें हैं जो हमने स्टडी करनी है। अब है वो वाली चीजें हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 10th क्लास के पहले चैप्टर में। अब जो हम इधर देखेंगे दैट इज कंडीशंस फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम। इक्वेशन नहीं है, ये इक्विलिब्रियम है। केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए कौन सी कंडीशंस की जरूरत है? दो चीजों की जरूरत है। पहली चीज क्या है? ये जो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम होता है ओनली अप्लाइज टू रिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन में कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। रिवर्सिबल रिएक्शन ही है जो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम को अटेन करता है। तो इक्विलिब्रियम किस रिएक्शन में होगा? जब रिएक्शन रिवर्सिबल होगा। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन देखें, दूसरी कंडीशन के इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट ओनली इन क्लोज्ड वेसल, बर्तन, कंटेनर, डब्बा, बॉक्स। नो पार्ट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अलाउड टू एस्केप। किसी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को इजाजत नहीं है कि वो एस्केप कर जाए, भाग जाए क्लोज्ड कंटेनर में, क्योंकि ढक्कन है ना ऊपर से, तो कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट भाग नहीं सकता। जब कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट नहीं भागेगा तो इक्विलिब्रियम जो है वो चलता रहेगा। तो इसलिए क्लोज्ड कंटेनर में इक्विलिब्रियम हो सकता है, ओपन में नहीं। कोई मिसाल दीजिए, बिल्कुल आपकी बुक में मिसाल लिखी हुई है कि आपके पास ये एक ओपन कंटेनर है, ओके, और ये आपके पास एक क्लोज्ड कंटेनर है, ठीक है। इस ओपन कंटेनर में ना आपने कैल्शियम कार्बोनेट चूने के पत्थर को हीट किया। अच्छा, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना मेरे प्यारे बेटे, ये सॉलिड फॉर्म में है। जब आप इसको हीट करते हैं ना तो ये कैल्शियम ऑक्साइड में चेंज हो जाता है जो कि सॉलिड है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है जो कि गैस है। तो यहाँ पर CaO तो पड़ा रहेगा, सॉलिड है, मगर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो जो बनी है वो तो बाहर निकल जाएगी, वो तो एस्केप कर जाएगा, वो तो फरार हो जाएगा, क्योंकि वो गैस है, वो तो किसी का मोहताज नहीं है, वो तो भागेगा, दौड़ लगाएगा, क्योंकि ओपन कंटेनर है इसलिए वो भाग जाएगा। अगर आप इसी को क्लोज कर देते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करेंगे ना तो इससे बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, यहां पर आया है, उड़ने का ख्वाहिशमंद है, आगे ढक्कन टाइट है, क्लोज है कंटेनर, बेचारा नहीं जा सकेगा। कहां जाऊं मैं? जब वो नहीं जा सकेगा तो थोड़ी देर बाद वो कहेगा यार मैं जा तो नहीं सकता, चलो कोई बात नहीं, मैं CaO के साथ दोबारा मिलके वापस रिवर्स रिएक्शन देकर कैल्शियम कार्बोनेट बनाता हूं। तो कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड आपस में मिलकर किस में चेंज होंगे? कैल्शियम कार्बोनेट में चेंज होंगे। तो ये क्लोज कंटेनर की वजह से ही मुमकिन हुआ है। हाँ, ओपन में तो जाहिर है जो अगर गैस बन रहा है, कोई भी प्रोडक्ट, एक भी प्रोडक्ट अगर कोई गैस बन रहा है वो तो उड़ जाएगा। जब ये गया तो फिर वापस कौन आएगा? ये कैल्शियम ऑक्साइड अकेला तो पीछे आकर कैल्शियम कार्बोनेट नहीं बना सकता, दूसरा इसका साथी वो तो निकल गया जी। इसलिए जरूरी है कि हम जो इक्विलिब्रियम बनाएंगे या इक्विलिब्रियम जो आएगा वो क्लोज कंटेनर में आएगा जी। ऐसा ही है और ये आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। ओके, नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम। ये भी आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, मैंने सिर्फ आपको रीड करवा देनी है। तो 4 पॉइंट मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं, आइए इनको देखते हैं। पहला, एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन कांस्टेंट। अरे ये बात तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है? कांस्टेंट। जी हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आगे चलें। इक्विलिब्रियम कैन बी अप्रोच्ड फ्रॉम आइदर साइड वेदर वी स्टार्ट फ्रॉम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप रिएक्टेंट डालें तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील हो, फिर प्रोडक्ट रिएक्टेंट में तब्दील हो और इक्विलिब्रियम आ जाए। या फिर आप ऐसा करें, आप पहले प्रोडक्ट ले लें, उनको डाल के क्लोज कंटेनर में, उनको डाल के कंटेनर बंद कर दें, फिर वो प्रोडक्ट रिएक्टेंट में आए, फिर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाए और फिर इक्विलिब्रियम आ जाए। मतलब वो कहता है कि जिन दो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान इक्विलिब्रियम आना है, वो चाहे आप रिएक्टेंट ले लो, चाहे आप पहले प्रोडक्ट ले लो, वो इक्विलिब्रियम किसी भी साइड से आ सकता है, पहले रिएक्टेंट लेने से या पहले प्रोडक्ट लेने से। तो यही बात उसने लिखी है कि इक्विलिब्रियम कैन बी अप्रोच्ड फ्रॉम आइदर साइड वेदर वी स्टार्ट फ्रॉम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट एक ऐसी चीज होती है जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देती है। तो मैं आपको बताऊं, यहां उसने लिखा है कैटलिस्ट डज नॉट चेंज, नहीं बदलता, इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये दो अलग अलग चीजें हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपने पढ़ा हुआ है KC,
Kc इज इक्वल टू, ऊपर लिखते थे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, नीचे लिखते थे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, तो इस Kc को कहा जाता था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और दूसरा होता है इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये मैं आगे चल के आपको समझाऊंगा कि इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है। ये दोनों जो हैं वो कैटलिस्ट के ऊपर डिपेंड ही नहीं करते, क्योंकि कैटलिस्ट सिर्फ हेल्प करता है, हेल्प टू अटेन इक्विलिब्रियम अर्लियर, कि जल्दी आ जाए इक्विलिब्रियम, यानी कैटलिस्ट फॉरवर्ड रिएक्शन को जल्दी से करवाता है और फिर रिवर्स रिएक्शन की स्पीड को भी बढ़ा देता है ताकि जल्दी जल्दी इक्विलिब्रियम आ जाए। कैटलिस्ट ना तो Kc को चेंज करता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, ना इक्विलिब्रियम की पोजीशन को चेंज करता है कि भाई इक्विलिब्रियम लेफ्ट साइड पे ज्यादा है या राइट साइड पे ज्यादा है। ये मैं आगे आपको समझाऊंगा कि पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम से क्या मुराद है। प्यारे बेटे नेक्स्ट देखें, द वैल्यू ऑफ, बल्कि अभी ना समझाता जाऊं कि इस एग्जांपल में 8 ग्राम प्रोडक्ट है और 2 ग्राम रिएक्टेंट है, तो इस रिएक्शन में जो इक्विलिब्रियम की पोजीशन है वो राइट साइड पे है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट जो ज्यादा है, तो जिस साइड पे मिकदार ज्यादा होती है ना, हम कहते हैं इक्विलिब्रियम की जो पोजीशन है वो उसी तरफ है, क्योंकि इस केस में ज्यादा B है, 8 ग्राम है, तो राइट साइड पे है इक्विलिब्रियम की पोजीशन, और अगर उलट होता तो लेफ्ट साइड पे होती इक्विलिब्रियम की पोजीशन। ठीक है, ये दोनों चीजें कैटलिस्ट पे डिपेंड नहीं करती। आइए आगे चलते हैं। द वैल्यू ऑफ Kc यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट does not depend upon initial concentration of reactant। रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, उसकी कंसंट्रेशन पे ये Kc की जो वैल्यू है वो डिपेंड नहीं करती, ये डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। ये जो Kc होता है ना, Kc क्योंकि ये कांस्टेंट है और हर कांस्टेंट टेम्परेचर के बदलने से बदलता है, कंसंट्रेशन के बदलने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी वो ये कहना चाहता है कि हर रिएक्शन के लिए Kc की वैल्यू अपनी अपनी होती है, जब आप टेम्परेचर चेंज करते हैं फिर Kc की वैल्यू चेंज होती है। ओके, आगे चलते हैं। मेरे प्यारे बेटे, आपने तो इनको याद करना है ना, मैं तो आपको आइडिया दे रहा हूं कि कैसे कैसे इसमें होने वाली बात कैसे, मैं तो आपको आइडिया दे रहा हूं कि इसमें जो बातें हुई हैं उनका मतलब क्या है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। हमारे पास आखिरी जो बात है आज के लेक्चर की वो है टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम 2 किस्म का होता है, ये आपने 10th क्लास में नहीं पढ़ा, ये आपके लिए नई बात है। एक होता है होमोजीनियस इक्विलिब्रियम और एक होता है हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। अब इनमें क्या फर्क है? होमो माने सेम, हेट्रो माने डिफरेंट। देखें भाई, अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों एक ही फेज में हो, मतलब रिएक्टेंट सारे गैस फेज में हैं, प्रोडक्ट भी सारे गैस फेज में हैं, या रिएक्टेंट सारे लिक्विड फेज में है, प्रोडक्ट भी सारे लिक्विड फेज में है, या रिएक्टेंट सारे सॉलिड फेज में है, प्रोडक्ट भी सारे सॉलिड फेज में है, तो ऐसी इक्विलिब्रियम को क्या कहेंगे? होमोजेनियस इक्विलिब्रियम। और अगर ऐसा हो कि भी दोनों रिएक्टेंट गैस में हो और प्रोडक्ट सॉलिड में बन रहे हो, या रिएक्टेंट में से एक गैस में हो एक लिक्विड में हो और प्रोडक्ट एक गैस बन रहा हो एक लिक्विड बन रहा हो, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो हैं वो आपस में अलग अलग फेज में हो, डिफरेंट फेज में हो, तो उसे हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम कहेंगे। ओके, हो गया। तो भाई जी आइए कोई एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल से पहले रीड करते हैं डेफिनेशन को। एन इक्विलिब्रियम स्टेट इन विच ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन द सेम फेज। एग्जांपल पेश करो जी, मैं अभी देता हूं, मेरे पास बहुत सारी एग्जांपल हैं, जिनमें से एक एग्जांपल है हमारे पास N2 नाइट्रोजन विच इज इन द फॉर्म ऑफ गैस। अब आप ये G लिखेंगे छोटा, क्योंकि जरूरी है फिजिकल स्टेट दिखाना, और इसका रिएक्शन हो रहा है H2 जो कि वो भी गैस है, तो ये आपस में मिलके क्या बनाते हैं? NH3 अमोनिया बनाते हैं। ये भी क्या है? गैस है। बैलेंस कर दो, इसके साथ 2 इसके साथ 3, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन। तो देखें, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, तो दिस इज एन एग्जांपल फॉर होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। आइए एक और मिसाल देखते हैं। हमारे पास SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। इसका रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ, O2 के साथ। ये भी मेरे प्यारे बेटे गैस है, ये भी गैस है, ये दोनों आपस में मिलकर बनाते हैं SO3 जो कि सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये भी गैस है। तो इसको बैलेंस करो, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करो। नाउ दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए डबल एरो लगाओ। अब देखिए उसमें रिएक्टेंट दोनों गैस में है और प्रोडक्ट भी गैस में है।
आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास है CH3COOH। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है एसीटिक एसिड। ये लिक्विड फॉर्म में है। अगर पानी के अंदर बना हुआ है सॉल्यूशन तो भी वो तो लिक्विड फॉर्म में है। इसका रिएक्शन करा रहे हैं हम C2, कलर चेंज कर देते हैं, C2H5 के साथ। इथाइल अल्कोहल है, शराब है, ये भी लिक्विड फेज में है। बोथ आर रिएक्टेड टू ईच अदर। अब इसमें क्या होगा, यहां से OH जाएगा और इधर से H जाएगा और ये आपस में मिलके क्या बना देंगे? H2O, लिक्विड पानी बना देंगे। और ये जो पानी है ये किस हालत में है? ये भी लिक्विड हालत में है। जो चीजें बच गई हैं उनको देखें, ये देखें, ये CH3CO ब्लैक वाला और रेड वाला OC2H5 इधर लगा दो। O इसको हटा रहा हूं फिलहाल, OC2H5 ये लिक्विड हालत में है। एस्टर है ये, एस्टर, इसे इथाइल एसीटेट भी कहते हैं। पिछले चैप्टर में ना हमने ये रिएक्शन उलट पढ़ा था। हमने इथाइल एसीटेट में पानी डाला था, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर मैंने इसे नाम दिया था, और ये दोनों चीजें बन गई थी। क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसमें सारी चीजें लिक्विड हालत में हैं, ये दोनों रिएक्टेंट भी, ये दोनों प्रोडक्ट भी, इसलिए हम इसको होमोजेनियस इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। आइए आगे चलते हैं। अब हम हिट्रोजीनियस की एग्जांपल पढ़ेंगे। अभी अभी जो हमने पढ़ी है कैल्शियम कार्बोनेट, चूने का पत्थर जो कि सॉलिड हालत में है, जब हम इसको हीट करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड हालत में है में तब्दील हो जाता है, साथ में CO2 गैस भी बनती है। अब देखो रिवर्सिबल रिएक्शन तो है, ये एक ऐसी डायनामिक इक्विलिब्रियम का रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसके अंदर रिएक्टेंट तो हैं सॉलिड हालत में, मगर प्रोडक्ट में से एक सॉलिड है और एक किस में है? गैस में है। तो ये क्या है? ये हिट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम की एग्जांपल है। आइए आगे चलते हैं। हम रिएक्शन कराते हैं वाटर का कार्बन के साथ। वाटर का रिएक्शन कार्बन के साथ, H2O इन द फॉर्म ऑफ गैस। इसका रिएक्शन कराते हैं कार्बन जो कि इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड है। इन दोनों का रिएक्शन होगा, पता क्या बनेगा? ये O जो है, ये जो O है, ऑक्सीजन जो है, ये C को मिल जाएगा, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ये गैस है, और साथ में जो H2 है वो हाइड्रोजन का गैस है, H2 गैस है। ठीक है, तो आप देखें इस रिएक्शन में ये गैस है, ये सॉलिड है, ये दोनों गैस हैं। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो हैं वो आपस में सेम फेज में तो नहीं है? जी हाँ, नहीं है। तीसरी एग्जांपल देते हैं हिट्रोजीनियस कैटालिसिस की। मेरे प्यारे बेटे, यहां पर हमारे पास आयरन है Fe सॉलिड हालत में, इसका रिएक्शन हो रहा है वाटर H2O के साथ गैस की हालत में। ये आपस में रिएक्ट करके बनाते हैं आयरन फेरिक ऑक्साइड Fe3O4, फेरिक ऑक्साइड बनाते हैं, और साथ में हाइड्रोजन गैस भी बनती है। जो फेरिक ऑक्साइड है ये भी सॉलिड हालत में होता है, ये मकनातीस होता है, ख्याल कीजिएगा, और ये गैस की हालत में होता है हाइड्रोजन। आइए जरा इसको देखते हैं, ये सॉलिड है, ये गैस है, ये सॉलिड है, ये गैस है, हुआ ना हिट्रोजीनियस? ओके, रिवर्सिबल रिएक्शन के तहत डबल एरो। जरा बैलेंस करते हैं, कितने आयरन है? 3, इसको 3 से जरब दे दो। कितने ऑक्सीजन है? 4, इसको 4 से जरब दे दो, बराबर हो गया। अब हाइड्रोजन को देखो, 4 दूनी 8, इधर कितने हैं? 2, इसको भी 4 से जरब दे दो, 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब हम आज के लेक्चर की आखिरी बात करेंगे कि हमारे पेज 169 पे जो पहला क्विक चेक है वो है 169 पेज पे जो 8.3 क्विक चेक है, उसका पहला सवाल है डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रिया। तो ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद दूसरा सवाल है व्हाई डू द रेट ऑफ फॉरवर्ड, ये मैंने आपको कल वाले लेक्चर में बताया था। उसके बाद तीसरा सवाल बड़ा जबरदस्त है, ये जो हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं 7 अप या पेप्सी, कोका कोला, इसके अंदर वो जो कोल्ड ड्रिंक है वो लिक्विड फॉर्म में है, वाटर है उसके अंदर, और हम इसमें कौन सी गैस भर देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस भर देते हैं। और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है जरा देख लेना। मैं यहाँ पे लिखूंगा, ये हमारे पास पानी है, इस पानी के अंदर H2O, इस पानी के अंदर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस भर देते हैं, तो इन दोनों के दरमियान इक्विलिब्रियम रिएक्शन होता है। तो ये तब्दील होते हैं दोनों, पहले HCO3-1 बाइकार्बोनेट आयन और साथ में H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन, ये इसमें तब्दील होते हैं। ये वो इक्विलिब्रियम रिएक्शन है जो सोडा वाटर बोतलों में हो रहा होता है। अब वो सवाल क्या करता है? सवाल उसने 3 पॉइंट लिखे हैं, मगर 3 में से पहला और आखिरी पॉइंट सेम है, दरमियान वाला पॉइंट डिफरेंट है। तो हम पहले और दूसरे पॉइंट को समझ लेते हैं। टू विच डायरेक्शन will the equilibrium shift in the bottle is opened, and condition for the equilibrium require the closed cap of the bottle।
वो कहता है अगर क्लोज्ड है बोतल तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट हो रहा है, और अगर आपने बोतल खोल रही है तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट हो रहा है। आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भरी जाती है बोतलों में हाई प्रेशर पे और ऊपर से ढक दिया जाता है। अब ऊपर से कैप्ड है, ढक्कन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हाई प्रेशर पे है तो वो प्रेशर लगा रही है लिक्विड की सरफेस पे और डिसॉल्व हो रही है मैक्सिमम किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। तो इक्विलिब्रियम किस तरफ होगा, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड, आगे की जानिब होगा इक्विलिब्रियम। मतलब इक्विलिब्रियम की जो पोजीशन है वो इस तरफ होगी, राइट साइड पे होगी, बोतल के अंदर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड पानी पे दबाव डाल रहा है क्योंकि हाई प्रेशर पे हमने इसको डाला है। ओके हो गया, यही बात मैंने लिखी हुई है। इन कैप्ड सोडा बोटल्स, ढकी हुई सोडा बोटल्स में द क्लोज्ड कैप मेंटेन्स द हाई प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आगे above the liquid, लिक्विड के ऊपर, which force more कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड को फोर्स करता है प्रेशर के टू डिसॉल्व इन लिक्विड, के वो लिक्विड में डिसॉल्व रहे, एंड कीप द इक्विलिब्रियम शिफ्टेड टुवर्ड द प्रोडक्ट्स, इस तरफ इक्विलिब्रियम रहे, इक्विलिब्रियम की पोजीशन इस तरफ रहे, ये ज्यादा बने बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन आयन बोतल के अंदर, लिक्विड के अंदर। अब दूसरी बात, आप बोतल का ढक्कन जब खोलते हैं तो क्या होता है, तो इक्विलिब्रियम रिवर्स हो जाता है। ये दोनों क्यों, प्रेशर जो डिक्रीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकलती है और ये जो पीछे होते हैं ये भी आपस में मिल के इस तरफ आना शुरू कर देते हैं और बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड बनती जाती है, बाहर निकलती जाती है, बनती जाती है, बाहर निकलती जाती है, और फिजीनेस, ऐसे फिजिंग होती है। फिजिंग कहते हैं ऐसे बोतल के ऊपर आप गौर से देखें ना तो ऐसे उसके छोटे छोटे लिक्विड के पार्टिकल उड़ रहे होते हैं, वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो बाहर निकल रही होती है, इसलिए इन्हें फिजी ड्रिंक्स भी कहते हैं। तो यही बात मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। अगर आप देखें कि व्हेन, मैं बैठ जाता हूँ नीचे कल की तरह, व्हेन द कैप इज रिमूव्ड द प्रेशर डिक्रीज, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर घटेगा, causing the equilibrium to shift toward left, इक्विलिब्रियम राइट नहीं बल्कि इस तरफ, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और फेवरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये दोनों आपस में मिल के कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाना शुरू कर देंगे। दिस रिजल्ट इन फिजिंग एज कार्बन डाइऑक्साइड स्केप, भाग रही है फ्रॉम, आगे लिखा हुआ है सॉल्यूशन, जो आपको नजर नहीं आ रहा होगा मुझे पता है। तो ये है हमारा आज का लेक्चर। अच्छा, यही वजह है कि जब आप लोग काफी देर तक कोल्ड ड्रिंक को गिलास में डाल के रख देते हैं ना तो काफी टाइम के बाद उसका सारा गैस निकल जाता है। क्यों निकल जाता है, क्योंकि ये वाला जो इक्विलिब्रियम है ये लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाता है। इसमें ये है कि जब ढक्कन दिया हुआ था तो कंटेनर क्लोज था, इक्विलिब्रियम बरकरार था। जैसे ही आपने ढक्कन खोला तो इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट होना शुरू हो गया, इक्विलिब्रियम लेफ्ट साइड पे पीछे को आना शुरू हो गया, और ये सारे आपस में बन के कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाते गए, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती गई, इक्विलिब्रियम का बेड़ा गर्क हो गया, सारी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई। आप एवं तत्ता पानी जो है, तत्ता तो नहीं, ठंडा पानी जो है आप लोग ऐसे ही पी रहे होते हैं जिसमें कोई गैस नहीं होती, और मज़ेदार लगता है कुछ लोगों को बड़ी खार आती है गैस ही सारी निकल गई है, हम क्या करेंगे इसको पी के। तो प्यारे बेटे, अपना और अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, अपनी सेहत का, पढ़ते रहिए, नमाज भी और कुरान मजीद भी पढ़ा करें और अपनी किताबों को भी पढ़ा करें। बहुत शुक्रिया। यहाँ पर आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़। आज के इस लेक्चर में लॉन्ग क्वेश्चन बनने के चांसेस भी हैं और शॉर्ट के भी। तो लॉन्ग ये बन सकता है, कैरेक्टरिस्टिक लिखें 4 नंबर का, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम लिखें, ये भी लॉन्ग बन सकता है। हो सकता है कभी वो ये वाला लॉन्ग भी आपको दे दे या पूरा दे दे वो कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम बिटवीन 2 फिजिकल स्टेट्स। थैंक यू वेरी मच।